गरीब ससुराल आए भुक्कड़ मायके वाले। साक्षी अपने छोटे से घर के बाहर चूल्हे पर रोटियां डाल रही थी। तभी वहां उसका पति मोहित आता है। जी सुनिए, घर में राशन खत्म हो चुका है, आप राशन ले आइए ना। साक्षी, मेरे पास तो केवल 2,000 रुपए ही हैं। जो बाकी पैसे थे उन पैसों से माँ की दवाई आ गई। अब 2,000 रुपए में तो बहुत ही कम राशन आएगा। कोई बात नहीं, इन पैसों में जितना राशन आए आप उतना ले आइए। उतने राशन में 20 दिन तो आराम से ही निकल जाएंगे। मोहित वहां से चला जाता है। तभी वहां साक्षी के माता पिता सुजाता, दर्पण और साक्षी का छोटा भाई अजय आता है। साक्षी के माता पिता और उसका भाई अजय, ये तीनों दिखने में काफी तंदुरुस्त और मोटे थे। माँ, पिताजी, आप तीनों यहाँ? साक्षी बिटिया, तुम्हें पता है तुम्हारा छोटा भाई अजय पूरी स्कूल में 1 नंबर से पास हुआ है। अच्छा, ये गोलू पूरी स्कूल में 1 नंबर से पास हुआ? इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को मिठाई खिलाने आए हैं। तभी साक्षी अपने मायके वालों को लेकर अपने छोटे से घर के अंदर आती है। घर में साक्षी की सास उर्मिला और उसका ससुर बलराम चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी साक्षी उन्हें अपने भाई के पास होने की खबर सुनाती है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो अजय बेटा। तभी दर्पण और सुजाता बलराम और उर्मिला का मुंह मीठा करवाते हैं। अच्छा बेटिया, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, आप सब पहली बार हमारे घर आए हैं। साक्षी बहू, जाओ अपने माता पिता के लिए खाने की व्यवस्था करो। घर में तो राशन ही नहीं है, अब खाना कैसे बनाऊं? तभी मोहित राशन लेकर आता है और साक्षी रसोई में आकर उस राशन से खाना बनाने लगती है। थोड़े समय साक्षी सबके लिए खाना बना लेती है और सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी साक्षी के मायके वाले गपागप चंद मिनटों में ही सारा खाना गटक जाते हैं। ये देखकर साक्षी के ससुराल वाले दंग रह जाते हैं। तभी धीरे धीरे करके साक्षी के मायके वाले साक्षी के ससुराल का सारा राशन और खाना खत्म कर देते हैं। बाप रे, इन लोगों ने इतना सारा खाना तो पल भर में ही खा लिया। लगता है काफी दिनों से भूखे थे ये। साक्षी बेटिया, पराठे तो बहुत ही अच्छे थे। जरा 20-25 पराठे और ले आओ ना। क्या? जा, अरे साक्षी बहू जा और पराठे ले आ। जी माँ जी। साक्षी रसोई में आती है। पराठे कहाँ से लाऊं? सारे राशन का खाना तो माँ पिताजी अजय खा ही गए हैं। अब तो घर में राशन ही नहीं है। उर्मिला, ये लोग तो 1 नंबर के भुक्कड़ लग रहे हैं। जो खाना हम 40 दिन तक खाते हैं, ये 4 मिनट में खा गए। दिखाई नहीं देता आपको? ट्रक निकल जाए ऐसे हालत है इन तीनों की। तभी उर्मिला रसोई में आती है। साक्षी रसोई में पराठे बना रही थी। बहू, ये आटा कहाँ से लाई? घर में तो जरा सा आटा ही था। माँ जी, मैंने शीला काकी से मंगा लिया है थोड़ा सा आटा। बहू, ये तेरे मायके वालों को क्या शैतान भी लग गया क्या? अरे इतना खाना कोई खाता है क्या? पूरे घर का दाना दाना खा गई है हमारे, फिर भी इनकी भूख मिटने का नाम तक नहीं ले रही। ये सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उर्मिला बाहर चली आती है। थोड़े समय बाद साक्षी बाकी पराठे लाकर अपने माता पिता और भाई को दे देती है। वो खाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटती। तभी साक्षी अपनी माँ को इशारा करके उठने को कह देती है, जिसके बाद तीनों उठ जाते हैं और साक्षी के घर से चले जाते हैं। 2 रुपए की मिठाई खिलाकर पूरे घर का राशन निगल कर चले गए। अब हम क्या पत्थर खाएंगे बहू? जितना राशन था वो तो तुम्हारे मायके वाले ठूस कर चले गए। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो ऐसे भुक्कड़ लोगों को मैंने खाने के लिए रोका। ये सुनकर साक्षी उदास हो जाती है। क्या साक्षी के मायके वालों की इस हरकत के बाद साक्षी के ससुराल वाले साक्षी से नफरत करेंगे? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उससे पहले हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ कि आखिर साक्षी के माता पिता इतने भुक्कड़ क्यों हैं। साक्षी अपने माता पिता सुजाता, दर्पण और छोटे भाई अजय के साथ एक बड़े से घर में रहती है। साक्षी के परिवार में हर कोई हालात में मोटा था, सिवाय साक्षी को छोड़कर। साक्षी के माता पिता और भाई अपना ज्यादा समय खाने पीने में ही बिताते थे। एक दिन सुजाता, दर्पण और अजय घर में बैठे खाना खा रहे थे। साक्षी बेटा, 1 पराठा और ले आओ। साक्षी रसोई से बाहर आती है। 1 पराठा क्यों, और 100-200 पराठे मांग लो ना। 100-200? अरे वाह, सवेरे से 140 पराठे आपको बनाकर दे दिया मैंने। आपका पेट है या गांव का कुआं? भरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे इतना मत खाया करो आप सब। अपनी अपनी हालत देखिए, तीनों हाथ ही जैसे मोटे हो चुके हैं। साक्षी बहन,
जब पकाने वाली आप दमदार हो तो हम खाने वाले दमदार क्यों नहीं होंगे? तू चुप कर ले गोलू, खा खाकर सांड जैसा हो गया। इस घर में रहकर तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा जन्म बस आप तीनों के लिए खाना पकाने के लिए ही हुआ है। सवेरे से शाम तक रसोई में खाना बना बना कर मेरी तो हालत खराब हो गई है। बिटिया, कुछ दिनों में तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं कब हमें तुम्हारे हाथों का खाना खाने का मौका मिलेगा। अरे मैं तो रोज दुआ मांग रही हूँ कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि आप सबसे पीछा छूटे मेरा। साक्षी के माता पिता और भाई हर समय बस खाना खाना ही करते रहते थे। इसी के चलते तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा मोटी हो चुकी थी और बेचारी साक्षी घर का काम करते करते दुबली पतली हो चुकी थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन साक्षी को उसी गांव के एक मोहित नाम के गरीब लड़के का रिश्ता आता है और आनन फानन में साक्षी और मोहित की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन, बहू, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मेरा बेटा मोहित बचपन से ही गांव में मजदूरी करके हमारा पालन पोषण कर रहा है। मैं तो डायबिटीज बीमारी की शिकार हूँ और तेरे ससुर जी दमे की बीमारी के शिकार हैं। मोहित बेचारा सारा दिन मजदूरी करके 400 रुपए रोज कमाता है और हमारे इलाज के साथ साथ इस घर को भी चलाता है। हाँ माँ जी, मोहित ने बताया मुझे। बहू, अब तू भी इस घर की सदस्य है, अब तुझे ही इस घर को लेके चलना है बहू। अपने ससुराल की गरीब परिस्थिति देखकर साक्षी बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद साक्षी एक अच्छी बहू बनकर अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा करने लगती है। एक दिन साक्षी की सास उर्मिला साक्षी से कहती है, साक्षी बहू, कल हम अपने घर पर गांव के कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे। मैंने 1 साल पहले एक मन्नत मांगी थी कि जब मोहित की शादी हो जाएगी तो मैं गांव के गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इसीलिए ये पैसे ले बहू, और खाने के लिए जो सामान की जरूरत हो वो सब ले आ। माँ जी, ये पैसा कहाँ से आया? घर में तो एक पैसा नहीं था। मैंने कालू भाई से कर्ज लिया है बहू, धीरे धीरे करके हम उन्हें लौटा देंगे। माँ जी, मैं अपने मायके वालों को भी बुलाऊं? बिल्कुल नहीं बहू, उन भुक्कड़ लोगों को कभी यहाँ मत बुलाना। 10 रुपए की मिठाई ले आते हैं और सारे घर का राशन खत्म करके चले जाते हैं वो। उन्हें बिल्कुल मत बुलाना बहू, पिछली बार पता है ना क्या किया था उन्होंने। ये सुनकर साक्षी उदास हो जाती है। अगले दिन साक्षी ने सारा खाना तैयार करके रखा था। तभी साक्षी के मायके वाले साक्षी के ससुराल चले आते हैं। उन्हें देखकर उर्मिला और बलराम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये भुक्कड़ लोग कहाँ से आ गए? ये सुनकर साक्षी दुखी हो जाती है। क्या समझी जी, गांव में दावत कर रहे हो और हमें इस बात की खबर भी नहीं? क्या इतना पराया कर दिया हमें? वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। समधन जी, थोड़ा चिकन दीजिए ना। गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले चले आए। अपने माता पिता की इतनी बेइज्जती सुनकर साक्षी बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर क्या था, चखने के बहाने साक्षी के मायके वाला सारे गरीबों का खाना खा जाते हैं। बहू, ये तुम्हारे मायके वाले इतने भुक्कड़ कैसे हैं? गरीबों का खाना भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे ऐसे बेगैरत लोगों को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। फिर क्या था, उर्मिला साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। ये सब सुनकर साक्षी रोते रोते अपने माता पिता के पास आती है। आप लोग कब अपनी आदत छोड़ेंगे पिताजी? आपके कारण मेरे ससुराल में आपका कितना अपमान होता है। हर इंसान आपको बुरा भला कहने लगा है। आपकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे कितना कुछ सुनाते हैं। क्यों आप सब मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं? क्यों आप मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें माफ कर दे साक्षी बिटिया, हमारे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। हमें माफ कर दे। हम वचन देते हैं कि आज के बाद कभी ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद साक्षी के मायके वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने खाने की सारी आदत छोड़ देते हैं। देखो, मैंने कहा ना, ये ऐसे नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे नहीं, ये यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर अच्छा लग रहा है जेठानी जी। देखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जो गलत लग रहा है उसके लिए मैं आपकी बात क्यों मान सकती हूँ? पहले ये तो बताओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी पारुल को बुलाती हूँ। वो बताएगी कि ये फोटो यहाँ अच्छी लग रही है या फिर इस दीवार पर। हाँ, वो बीच की है, वो ही अब सही बताएगी। दोनों देवरानी जेठानी पारुल को बुलाना शुरू कर देती हैं। जेठानी जी, जेठानी जी, कहाँ हो आप? जरा यहाँ आना। अरे पारुल, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ आ।
देख इस देवरानी को समझा, इसको कोई भी बात समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर पारुल आती है और अपनी दोनों देवरानी और जेठानी के बीच की समस्या को सुनने लगती है। ये घोड़े की फोटो है, मैंने इस दीवार पर लगाई है, बताओ कैसी लग रही है? ओहो, ये देखो ना, ये घोड़े की फोटो यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर अच्छी लग रही है। पारुल दोनों तरफ की बात सुनकर उस घोड़े की तस्वीर को उठाती है और उठाकर घर की चौखट वाली दीवार के ऊपर लगा देती है, जहाँ वो बहुत प्यारी लगती है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग ऐसे घोड़ों की तस्वीर अपने घर की चौखट के ऊपर लगाते हैं। ये सुनकर देवरानी और जेठानी दोनों ही संतुष्ट हो जाती हैं। हाँ, ये तस्वीर यही ठीक है। हाँ पारुल, तुमने तो समस्या ही खत्म कर दी। संगीता और रिया उसके बाद अपने कामों में लग जाती हैं, जिसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के समय फिर से देवरानी और जेठानी में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने बिल्कुल परफेक्ट दाल बनाई है, आपको तो हमेशा ही मेरी सब्जी में नकल निकालनी होती है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे। हे भगवान, एक तो दाल में नमक कम है और सही चीज तुम्हें बता दूं तो तुम्हें हमेशा मिर्ची लग जाती है। यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है। वे दोनों इस बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर उनकी सास वहाँ आ जाती है। ये क्या, तुम दोनों फिर से बहस करने लग गई? जब देखो लड़ाई करती रहती हो। और तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आती कि तुम दोनों घर की बड़ी और छोटी बहू हो, एक दूसरे की सुनकर चल लिया करो। पता नहीं क्यों हमेशा जेठानी जी को मुझसे ही परेशानी होती है। देखो ना माँ जी, मैंने तो दाल अच्छे से बनाई है, लेकिन इन्हें इसमें नमक कम लग रहा है। अरे इन्हें सिर्फ मुझसे ही दिक्कत होती है, बीच वाली को तो ये कुछ भी नहीं बोलती। हाँ तो बीच वाली बहुत समझदार है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो हमेशा काम ही बिगाड़ती हो, इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? अगर ज्यादा ही दिक्कत हो तो चलो मैं बीच वाली को ही बुला लेती हूँ, वो अभी बता देगी इसमें क्या कमी है। संगीता ऐसा कहते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। पारुल, अरे ओ पारुल, अरे कहाँ है तू पारू, जल्दी यहाँ पर आ। संगीता के चिल्लाते ही पारुल फौरन आ जाती है, जिसके बाद पारुल अपनी जेठानी से कहती है। क्या हुआ जेठानी जी, आपने मुझे बुलाया? लो जी लो, आ गई जेठानी की चमची। अब ये दाल टेस्ट करके बताएगी कि दाल में नमक कम है या ज्यादा। हाँ हाँ, तुम्हें तो अपनी गलतियों को छुपाने की पड़ी है, सब जानती हूँ मैं। चलो पारुल, दाल को टेस्ट करो। संगीता जबरदस्ती दाल की एक चम्मच उसके मुंह में डाल देती है, जिसके चलते पारुल को ना चाहते हुए भी दाल टेस्ट करनी पड़ती है। इसकी वजह से उसे दाल का टेस्ट आता है। वो अपनी जेठानी और देवरानी को बताती है। वैसे तो दाल ठीक है, लेकिन जेठानी जी को कड़क दाल पसंद है, इसीलिए उन्हें ये फीकी लग रही है। अरे पारुल, तूने मेरा दल बदल लिया, तू भी दोगली निकली। तूने मुझे धोखा दिया और अपनी देवरानी की साइड ले ली। अरे भूल मत, मैंने ही तुझे हर एक चीज को परफेक्ट सिखाया है। जेठानी जी अब गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। बस पारुल बस, आज मुझे बहुत ठेस पहुंची है, जो कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। जा रही हूँ मैं। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उमा अपनी बीच की बहू से कहती है। कोई बात नहीं बहू, तू परेशान मत हो, इन देवरानी जेठानी का तो रोज का है। जा, इन दोनों के बीच में तू फंस जाती है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं तो संगीता जेठानी जी का तो रोजाना का ही हो गया है। चलो आप सभी को खाना परोस देती हूँ। रिया बहुत खुशी खुशी जाती है और खाने की टेबल पर खाना लगा देती है, जिसके बाद वो सभी को अपने हाथों की दाल परोसती है। सभी खाना खाते हैं, लेकिन पारुल का खाना खाने का मन नहीं होता, जिसके चलते वो अपने हाथों से कड़क दाल बनाकर अपनी जेठानी के कमरे में लेकर जाती है और उनसे कहती है। आपने खाना नहीं खाया, चलिए खाना खा लीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से दाल बनाई है। पारुल की बात सुनकर संगीता पारुल से कहती है। अरे जाओ जाओ, पहले तो हमेशा मेरी तरफदारी किया करती थी और हमेशा मेरी बात सुनती थी, कभी कोई तीसरा आया नहीं हम दोनों के बीच में, लेकिन अब तुम ही बीच की बन गई हो। अब तो तुम मेरी तरफ नहीं बल्कि देवरानी की तरफ हो। आप ऐसा क्यों सोचती हो? भला मैं सही को गलत और गलत को सही कैसे बता सकती हूँ? कई बार ऐसा होता है कि मैं आपकी तरफ से सही बोलती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप सही होती हो, लेकिन आप हमेशा ही सही रहो ये मुमकिन नहीं है। आप मेरी बात को समझो। कहा तो तुमने बिल्कुल सही है, मैं ही कुछ ज्यादा तुम्हारे ऊपर भड़क गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
क्या ये दाल तुमने खुद अपने हाथों से बनाई है? हाँ जेठानी जी, मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए आपकी पसंद की दाल बनाई है। संगीता अपनी जेठानी को खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाती है। रिया उसको खाना परोसती है। ये लो, आप भी खाना खा लो। पारुल खुशी खुशी खाना खाती है, जिसके बाद वो सोने चली जाती है। उसको इस रात ऐसा लगता है जैसे उसने अब दोनों को संभालना सीख लिया है। उस रात वो चैन की नींद सोती है। अब आपको इसमें भी दिक्कत है? अरे मैंने अभी तो पोछा लगाया था, लेकिन आप हो कि फर्श को गंदा बता रही हो। ये देखो जरा, फर्श पर निशान बने हुए हैं। ऐसा पोछा लगाया है तुमने? बिल्कुल भी फर्श साफ नहीं हुआ है। अगर इतना ही गंदा लग रहा है तो खुद ही लगा लो और खुद ही साफ कर लो। और अगर फिर भी समझ ना आए तो बीच वाली को बुला लो। हाँ हाँ बुला ले, कम से कम वो तुझसे ज्यादा समझदार है। तू तो पूरी निखट्टू है। तभी पारुल की आंख खुलती है। अरे ये हल्ला कहाँ हो रहा है? क्या हो गया? पारुल नींद से जाग कर आती है और फिर देवरानी जेठानी को बहस करते हुए देखती है। तभी संगीता उसको देखकर कहती है, ये लो, आ गई बीच वाली। अब ये ही बताएगी फर्श साफ है या गंदा। ये सुनते ही पारुल को बहुत गुस्सा आता है और वो सुबह ही अपना सामान पैक करके अपने मायके निकल जाती है। उसके मायके जाने के बाद देवरानी और जेठानी के बीच लड़ाइयाँ खुद ही सॉल्व होने लगती है और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की आदत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर घर की बीच वाली बहू को मायके से बुला लेती हैं और एक साथ तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।